तो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर जो लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, गिव रीजन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से, इसके सारे नोट्स जो है पीडीएफ नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना, अच्छी तरीके से लेसन को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल के रखा है। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है। हमेशा ये सबसे पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स ही होता है और ये बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर बेसिक नॉलेज जो आपको दिया गया है चैप्टर से, वो बेसिक नॉलेज को पूछा जाता है, तो आप कैपेबल होने चाहिए उसको आंसर देने के लिए। ओके, सो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है पूरे 1 रुपए के लिए, वो है आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल डैश नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो पैसे देने भी नहीं चाहिए। हम लोगों को पूछ रहा है कि आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो ये क्या हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तो हम लोगों ने सीखा है कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सब लोगों को 3 प्रोसेस के बारे में मालूम है। उसमें ग्लाइकोलिसिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस, और ग्लाइकोलिसिस में भी एनर्जी बनता है, क्रेब्स साइकिल में भी एनर्जी बनता है, और जो हम लोग का लास्ट साइकिल है दैट इज एनर्जी ट्रांसफर वाला साइकिल, उसके अंदर भी क्या होता है? एनर्जी बनता है। तो टोटल मिला के जो टोटल एनर्जी बनता है पूरे प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइजेशन के, वो होता है 38। वो कितना होता है? 38। सो टोटल ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये सब लोगों को याद रखना है, 38 मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस डैश मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन। कौन कौन से मॉलिक्यूल बनता है? हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस देखे। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होते हैं C6H12O6, इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और क्या क्या बनता है? तो हम लोगों को पता है 2 मॉलिक्यूल किसके बनता है? पायरुविक एसिड बनते हैं, राइट। पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद NADH बनता है, NADH2 बनता है 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोगों को मिलता है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल हम लोगों का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस खत्म होने के बाद हम लोग को रिजल्ट में मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर इन डैश फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। देखो मियोसिस ये क्या है? जर्म सेल का सेल डिवीजन का पार्ट है, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो प्रोफेज होता है हम लोगों ने देखा है, अगर आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं आइडिया इसका, तो आपको फटाक से मियोसिस वाला लेक्चर देख लेना। इसके अंदर हम लोगों ने सारे चीज बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो जो प्रोफेज होता है 1 होता है, जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 वाला जो हम बोल सकते हैं साइकिल है, प्रोसेस है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, तो ये पेचाइटिन या तो पेकाइटिन हम बोल सकते हैं, पेकाइटिन फेज में होता है, पैकेटिन फेज बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है एग्जाम में। पेकाइटिन फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 पेकाइटिन फेज में होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट, ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के कौन से फेज में जितने भी आपके क्रोमैटिड्स है, डॉटर क्रोमैटिड्स, वो कौन से इक्वेटोरियल प्लेन में कौन से फेज में आते हैं, वो पूछा गया। हमें पता है ये मेटा फेज में आते हैं। जब मेटा फेज चालू होता है तो सारे के सारे जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। क्लियर? फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैश मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। हम लोग ने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम लोग ने जो अदर एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी देखे थे, प्रोटीन, लिपिड्स, राइट। तो उसके अंदर हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कौन बनाता है? लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स का कौन सा टाइप? तो फॉस्फोलिपिड बनाता है। कौन बनाता है? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। आवर मसल सेल परफॉर्म डैश टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम लोगों ने सीखा जब हम एक्सरसाइज करते हैं एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो देखो ऑब्वियसली जो हमारे सेल हैं
जो हमारा ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया है वो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बट जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, इसके लिए और एक जगह से और एक जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अब कौन सा एक जरिया बचा? एनारोबिक। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ANAEROBIC ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनेशन लिखने के लिए हम लोग को बोला गया। सबसे पहला पूछा गया न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब एनर्जी या तो हम बोल सकते हैं प्रोटीन, ये सारे जो चीजें उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? हम लोग को क्या पूछा? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पूछा। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हम लोग बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं, इनपुट देते हैं, वही प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज, न्यूट्रिशन is defined as the process by which energy is obtained from various nutrients like carbohydrate, प्रोटीन, फैट्स। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड by cell to perform सेलुलर रेस्पिरेशन। लिखेंगे हम लोग, जरूरी नहीं एरोबिक एंड एनारोबिक, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए सेल को जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स क्या? न्यूट्रिएंट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय सेल टू परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन्स हम लोगों ने सीखा है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है, राइट? तो हम लिखेंगे प्रोटीन्स आर दी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वन और मोर अमीनो एसिड्स, इस चीज से ये बना होता है, ठीक है? दे प्रोमोट दी ग्रोथ। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग ने देखा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच nutrients आर ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज करता है न्यूट्रिएंट को, राइट? टू गिव एनर्जी। क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑक्सीडाइज, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं टू गिव एनर्जी, जिससे एनर्जी मिलना चाहिए। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग ने सीखा कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रहता है। इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन नो ऑक्सीजन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? देखो यहाँ पे दिया है, तो हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ cellular respiration ये right, the process of cellular respiration which occurs in the presence of oxygen, तो जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है?
इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ, या तो फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड वेरियस मॉलिक्यूल। तो आप लोगों को पता है जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ये फर्स्ट स्टेप पे ऑक्सीडाइजेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है टू गिव सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक पायरुविक एसिड मिलता है, एटीपी, NADH2, सारे क्या एनर्जी के फॉर्म में। सो दिस आर सम ऑफ द डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है, सब लोग को याद हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने सारे कंसेप्ट अच्छे से पूरा लास्ट तक आप लोगों ने लेक्चर को देख के सारे कंसेप्ट क्लियर किए, तो आपको सारे डेफिनेशन भी क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से आपको ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। यहाँ पे हम लोग को एक मैप दिया गया है, एक लीफलेट, ये बोलते हैं हम लोग, एक हायरार्की दिया गया हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, जो कि इनकरेक्ट है, हमें उसे करेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इनकरेक्ट हमें दिया गया, हम उसे क्या करेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये साइड पे हम इसे क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले हमें बोला पायरुविक एसिड, नहीं तो गलत है, बिल्कुल हमें पता है, हम लोगों को अभी कोई टेंशन नहीं, हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बात गलत है। पायरुविक एसिड से कभी भी एनर्जी का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है। एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है, या तो ग्लाइकोलिसिस से पहले कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा। कौन सा ग्लूकोज, कहां से आएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से आएगा, प्रोटीन से आएगा, लिपिड से आएगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, इनका ऑक्सीडाइजेशन होगा। तो हम लोग को पता है कि ये बात गलत है कि पायरुविक एसिड से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें बोला है कि पहला क्रेब्स साइकिल है, अगर यहाँ से जाएंगे तो प्रोटीन और फैट जो होता है अमीनो एसिड और लिपिड बनाते हैं, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा, और यहाँ से ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल के बाद ग्लाइकोलिसिस और ये पायरुविक एसिड लास्ट में देंगे, बात गलत। तो सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट आएगा। लिपिड या तो प्रोटीन ले लो, प्रोटीन आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, ये सब एनर्जी के सोर्स है, प्रोटीन, क्लियर। अब इनका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा ना। अब कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिसिस होगा, सही है, यहाँ पे मैं एरो भी बनाते जाता हूँ। लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता है क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है, अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने। लिपिड्स किससे बना होता है, फैट से बना होता है, तो इधर हम लोग को फैटी एसिड या तो फैट मिलेगा। हमें पता है लिपिड जो है एसिड से बना होता है, एल्डिहाइड से बना होता है, फैट मिलेगा। ओके, उसके बाद जब ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता है, ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों को पायरुविक एसिड मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलता है पायरुविक एसिड, क्लियर है। पायरुविक एसिड, अमीनो एसिड, फैट और पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडाइजेशन होगा तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोगों को इस टाइम पे अब एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जब यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का इनिशियल पार्ट होता है, क्रेब्स साइकिल में ये हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेब्स साइकिल आ जाएगा। अब क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होगा, तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एटीपी प्लस बाय प्रोडक्ट में हम लोग को H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। एटीपी का मतलब आप एनर्जी भी मान सकते हो। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं ये प्रोसेस। जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड हम लोगों को एसिटाइल कोएंजाइम देगा। ये जो फैट है ये भी हम लोगों को क्या देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं। एकदम सिंपल चैप्टर जो था, एकदम सिंपल था। आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है दिमाग में फिट हो चुके अच्छी तरीके से। अगर नहीं फिट हुए तो फटाफट वापस से रिवाइज कर लो, और सारे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर ये सारे वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको समझाए, जितने भी एनिमेशन मैंने इसके अंदर ऐड किए, सारे एनिमेशन की मदद से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको बस एक काम करना है, डेडिकेशन से पढ़ना है, आपको मेहनत लगातार अपना कंटिन्यू रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।